हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम मातृभूमि का मान एकांकी के प्रश्नोत्तर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्कबुक में दिए हुए सभी 14 स्टेटमेंट्स के प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। बच्चों, मैंने हर उत्तर में कुछ कीवर्ड्स को शामिल किया है। अगर आप इन कीवर्ड्स को अपने उत्तर में लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला स्टेटमेंट है, महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति ये माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस वाक्य के वक्ता मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह हैं और श्रोता बूंदी के शासक राव हेमू हैं। वाक्य का संदर्भ है, अभय सिंह महाराणा लाखा का संदेश लेकर बूंदी के दरबार में आए हैं। वे चाहते हैं कि विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए सभी राजपूत शक्तियां संगठित हों और मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करें। अगला प्रश्न है, राणा लाखा बूंदी को मेवाड़ के अधीन क्यों रखना चाहते थे? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा का मानना था कि राजपूतों की शक्ति असंगठित और बिखरी हुई है। विदेशी शत्रुओं का डटकर मुकाबला करने के लिए वे समस्त राजस्थान को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। उनका विचार था कि मेवाड़ एक बड़ी शक्ति है, इसलिए बूंदी जैसे छोटे राज्यों को उसके नेतृत्व में काम करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। अगला प्रश्न है, वक्ता ने महाराणा लाखा के संबंध में क्या कहा? इसका उत्तर है, वक्ता अभय सिंह ने महाराणा लाखा को एक शक्तिशाली और योग्य नेता बताया। उन्होंने कहा कि आज राजपूतों को एकता की माला में पिरोने की जरूरत है और ये कठिन कार्य केवल महाराणा लाखा ही कर सकते हैं। उनके अनुसार लाखा में वह नेतृत्व क्षमता और साहस है जो सभी बिखरे हुए राज्यों को एक कर सकता है। अगला प्रश्न है, राव हेमू के अनुसार हाड़ा वंश किस प्रकार का अनुशासन मान सकते हैं? इसका उत्तर है, राव हेमू के अनुसार हाड़ा राजपूत बहुत स्वाभिमानी होते हैं। वे किसी की गुलामी या शक्ति का अनुशासन कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वे केवल प्रेम और आदर का अनुशासन मान सकते हैं। वे स्वतंत्र रहकर मेवाड़ का सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन झुककर या गुलाम बनकर सेवा करना उनके वंश की मर्यादा के खिलाफ है। बच्चों, आपने देखा कि मेरे द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर में जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप एग्जाम में उत्तर लिखें तो इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें, ताकि एग्जामिनर की नज़र इन पर जाए और आपको फुल मार्क्स दे। अगला स्टेटमेंट है, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसने तथा किस संदर्भ में कहा है? इसका उत्तर है, ये कथन बूंदी के शासक राव हेमू ने मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से कहा है। इसका संदर्भ है, जब अभय सिंह ने महाराणा लाखा की ओर से बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने का संदेश दिया, तब स्वाभिमानी राव हेमू ने इसे अपमानजनक मानते हुए ये जवाब दिया। अगला प्रश्न है, अभय सिंह का परिचय दीजिए, वह क्या संदेश लेकर आए हैं? इसका उत्तर है, अभय सिंह मेवाड़ के महाराणा लाखा के चतुर और कर्तव्यपरायण सेनापति हैं। वे महाराणा के विश्वास पात्र सलाहकार भी हैं। वे बूंदी के राव हेमू के पास ये संदेश लेकर आए थे कि राजपूतों की बिखरी हुई शक्ति को एक करने के लिए बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले और उनके नेतृत्व में काम करे। अगला प्रश्न है, वक्ता ने अभय सिंह से किस प्रकार के अनुशासन को मानने की बात कही? इसका उत्तर है, वक्ता राव हेमू ने स्पष्ट किया कि राजपूत कभी भी शक्ति का अनुशासन स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राजपूत केवल प्रेम और आदर का अनुशासन ही मान सकते हैं। वे स्वतंत्र रहकर एक दूसरे का सम्मान करने में विश्वास रखते हैं, ना कि किसी के गुलाम बनकर। अगला प्रश्न है, वह माला तो बनी हुई है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, राव हेमू का आशय है कि राजपूत पहले से ही प्रेम और भाईचारे की माला में पिरोए हुए हैं, लेकिन जब मेवाड़ जैसा बड़ा राज्य छोटे राज्यों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो वहीं से राजपूतों की एकता टूटने की शुरुआत हो जाती है। यह अहंकार ही राजपूतों के संगठन को नष्ट कर देगा। अगला स्टेटमेंट है, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा है? इसका उत्तर है, ये कथन बूंदी के शासक राव हेमू ने मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से कहा। जब अभय सिंह ने बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने को कहा, तब राव हेमू ने ये उत्तर दिया।
उनका उद्देश्य ये स्पष्ट करना था कि बूंदी अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, प्रेम के अनुशासन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रेम के अनुशासन का अर्थ है आपसी आदर, बराबरी और भाईचारे का रिश्ता। राव हेमू के अनुसार राजपूत एक दूसरे का सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन डर या दबाव में झुक नहीं सकते। बूंदी के हाड़ा राजपूत केवल प्रेम और सम्मान की भाषा समझते हैं, तलवार की नहीं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी और क्यों? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे बूंदी के दुर्ग में सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा इसलिए की गई थी क्योंकि महाराणा लाखा को नीमरा के मैदान में बूंदी के मुट्ठी भर सैनिकों से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के कारण उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी और वे अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा के अनुसार उन्होंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका किस प्रकार लगाया है? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा को लगता है कि नीमरा के युद्ध में बूंदी के छोटे राज्य से हारना और युद्ध क्षेत्र से भागना मेवाड़ के गौरव के खिलाफ था। उनकी नज़र में ये हार एक कलंक का टीका थी जिसे मेवाड़ के वीर इतिहास को धुंधला कर दिया था। अगला स्टेटमेंट है, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, ये कैसी उपहासजनक बात है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इस वाक्य के वक्ता मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा हैं। वे एक अत्यंत स्वाभिमानी, वीर और भावुक राजा हैं। उनके लिए उनका मान सम्मान प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी एक हार से वे इतने दुखी हैं कि वे उसे मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास पर एक कलंक मानते हैं। अगला प्रश्न है, खाल मोटी होना का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? इसका उत्तर है, खाल मोटी होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बेशर्म होना या अपमान का असर न होना। महाराणा लाखा ने इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जिन्हें अपनी हार या बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे स्वयं को ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार एक सच्चे राजपूत के लिए अपमान सहकर जीवित रहना नामुमकिन है। अगला प्रश्न है, उपहासजनक का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उपहासजनक का अर्थ है मजाक का पात्र बनना। महाराणा लाखा को लगता है कि मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य का बूंदी जैसे छोटे राज्य से हार जाना और फिर भी राजा का जीवित रहना दुनिया की नज़रों में एक मजाक है। वे मानते हैं कि हार के बाद उनका जीवित रहना ही उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगला प्रश्न है, वक्ता अपने मस्तक से कलंक के किस टीके को किस प्रकार धो डालना चाहता है? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा नीमरा के युद्ध में बूंदी के हाथों मिली पराजय को अपने माथे पर कलंक का टीका मानते हैं। वे इस कलंक को बूंदी के किले पर विजय प्राप्त करके और वहां मेवाड़ का झंडा फहराकर धो डालना चाहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? उसने बूंदी की किस धृष्टता की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह हैं और श्रोता महाराणा लाखा हैं। अभय सिंह ने बूंदी के राव हेमू की उस धृष्टता की ओर संकेत किया है जिसमें उन्होंने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था और युद्ध की चुनौती दी थी। अगला प्रश्न है, वक्ता ने हाड़ा के वीरों के संबंध में क्या कहा और क्यों? इसका उत्तर है, अभय सिंह ने हाड़ा वीरों के संबंध में कहा कि वे अत्यंत साहसी, निडर और वीर योद्धा हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बूंदी भले ही छोटा राज्य था, लेकिन वहां के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने से नहीं डरते थे। उन्हें हराना आसान काम नहीं था। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा अपने मस्तक से किस कलंक को धोना चाहते थे? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा नीमरा के मैदान में बूंदी के मुट्ठी भर हाड़ा सैनिकों से मिली करारी हार को अपने माथे पर कलंक मानते थे। वे बूंदी को जीतकर इस पराजय के कलंक को धोना चाहते थे। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की? उसे पूरी करने के लिए क्या योजना बनाई गई और क्यों? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बूंदी के दुर्ग को जीत नहीं लेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। चूंकि असली बूंदी को तुरंत जीतना असंभव था और अन्न जल ग्रहण न करने से महाराणा के प्राणों को खतरा था, इसलिए योजना के तहत बूंदी का नकली मिट्टी का किला बनाया गया। योजना ये थी कि महाराणा उसे नष्ट करके अपनी कसम पूरी कर सकें। अगला स्टेटमेंट है, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता।
इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता का परिचय दीजिए और उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता महाराणा लाखा हैं। वे मेवाड़ के अत्यंत वीर और स्वाभिमानी राजा हैं। यहाँ उनके विचारों से पता चलता है कि वे रघुकुल की परंपरा और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग हैं। उनके अनुसार एक बार की गई घोषणा से पीछे हटना कायरता है और वे अपने वचन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता ने सूर्यवंश के संबंध में क्या कहा है? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा ने सूर्यवंश के गौरव की याद दिलाते हुए कहा है कि सूर्यवंश के लोग अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते। वे प्राण जाए पर वचन न जाए के आदर्श को मानते हैं, यानी जान चली जाए लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। अगला प्रश्न है, वक्ता ने उपयुक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे? इसका उत्तर है, जब श्रोता अभय सिंह ने महाराणा को समझाया कि आवेश में आकर बूंदी को तुरंत जीतने की इतनी कठिन प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी और इसे वापस ले लेना चाहिए, तब अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए वक्ता महाराणा ने ये बात कही। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का मान एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ये एकांकी संदेश देती है कि अपनी मातृभूमि का सम्मान सबसे ऊपर है, चाहे वह असली भूमि हो या नकली प्रतीक। अपनी मिट्टी का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। ये वीरता, त्याग और राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाती है और सिखाती है कि अहंकार को त्याग कर आपसी भाईचारे से ही राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन का वक्ता और श्रोता कौन कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता महाराणा लाखा हैं और श्रोता चारणी है। इसका संदर्भ है, जब चारणी ने महाराणा को राजपूतों को संगठित करने की सलाह दी थी, तब महाराणा ने बूंदी को जीतने की अपनी कठोर प्रतिज्ञा के कारण पैदा होने वाले विनाशकारी परिणामों को याद करते हुए ये बात कही। अगला प्रश्न है, कौन क्या आदेश दे रहा था? इसका उत्तर है, चारणी महाराणा लाखा को ये सुझाव दे रही थी कि वे अपनी शक्ति का उपयोग आपसी लड़ाई में ना करें। उसका मानना था कि महाराणा को राजस्थान की सभी बिखरी हुई जातियों को एकता की श्रृंखला में बांधना चाहिए ताकि देश की आज़ादी की रक्षा की जा सके। अगला प्रश्न है, कौन किस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा था और क्यों? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा राजपूतों के बीच आपसी एकता की श्रृंखला को तोड़ने जा रहे थे। वह इस श्रृंखला को तोड़ने इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्होंने आवेश में आकर बूंदी को पूरी तरह नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन्हें एहसास हुआ कि बूंदी पर आक्रमण करने से दो राजपूत जातियों के बीच जानी दुश्मनी पैदा हो जाएगी और एकता खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या कहा? इसका उत्तर है, महाराणा की निराशा भरी बातें सुनकर चारणी ने उन्हें एक बीच का रास्ता सुझाया। उसने कहा कि प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और खून खराबा भी ना हो, इसलिए चित्तौड़ में ही बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उस नकली किले को जीतकर अपनी कसम पूरी कर लें। अगला स्टेटमेंट है, यदि उनसे धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है? उसका कथन किसके संबंध में है? इसका उत्तर है, इस कथन की वक्ता चारणी है। उसका ये कथन बूंदी के हाड़ा राजपूतों के संबंध में है। चारणी महाराणा लाखा को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वे बूंदी के प्रति अपने क्रोध को त्याग दें और राजपूतों के बीच आपसी प्रेम का संबंध बनाए रखें। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा किस श्रृंखला को तोड़कर किन दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहे थे? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा राजपूत एकता की श्रृंखला को तोड़ने जा रहे थे। वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी पर आक्रमण करके सिसोदिया और हाड़ा जातियों के बीच स्थायी दुश्मनी पैदा करने जा रहे थे, जिससे पूरे राजस्थान की शक्ति कमजोर हो जाती। अगला प्रश्न है, वक्ता ने हाड़ा की शक्ति और साधनों के संबंध में क्या कहा? इसका उत्तर है, वक्ता चारणी ने कहा कि हाड़ा राजपूतों के पास भले ही मेवाड़ जितने साधन और सेना ना हो, लेकिन उनकी शक्ति और वीरता किसी से कम नहीं है। वे अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने वाले योद्धा हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता के कथन का महाराणा ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, महाराणा ने दुखी होकर उत्तर दिया कि वे भी राजपूतों को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उनके आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि जो तीर कमान से छूट चुका है वह वापस नहीं लौट सकता, यानी वे अपनी कसम को बिना पूरी किए चैन से नहीं बैठ सकते। अगला स्टेटमेंट है, अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है,
महाराणा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का निश्चय किस प्रकार किया? इसका उत्तर है, महाराणा ने निश्चय किया कि वे चित्तौड़ में ही बूंदी का एक नकली मिट्टी का किला बनवाएंगे। वे उस नकली किले को युद्ध में नष्ट कर देंगे, जिससे उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी कि उन्होंने बूंदी के किले को जीत लिया है और वे अन्न जल ग्रहण कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, महाराणा हाड़ाओं की किस उद्दंडता का दंड देना चाहते थे? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा बूंदी के राव हेमू की इस उद्दंडता का दंड देना चाहते थे कि उन्होंने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। साथ ही वे नीमरा के युद्ध में हुई अपनी हार का बदला लेकर मेवाड़ के गौरव को फिर से स्थापित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, नकली दुर्ग बनाने का सुझाव किसने दिया था और क्यों? इसका उत्तर है, नकली दुर्ग बनाने का सुझाव चारनी ने दिया था। उसने ये सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे बूंदी नहीं जीत लेते अन्न जल नहीं लेंगे। असली बूंदी जीतना तुरंत संभव नहीं था, इसलिए महाराणा के प्राण बचाने और उनकी कसम पूरी करवाने के लिए यह बीच का रास्ता निकाला गया। अगला प्रश्न है, हाड़ाओं ने किस प्रकार वीरता का परिचय दिया और इसका क्या परिणाम निकला? इसका उत्तर है, वीर सिंह और उसके साथी हाड़ा राजपूतों ने नकली किले को भी अपनी मातृभूमि का प्रतीक माना और उसकी रक्षा के लिए मेवाड़ की विशाल सेना से लोहा लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हाड़ा वीरों ने इस नकली किले के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिससे महाराणा लाखा का अहंकार टूट गया और राजपूतों में एकता का भाव जाग गया। अगला स्टेटमेंट है, मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर ये मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता सेनापति अभय सिंह हैं और श्रोता महाराणा लाखा हैं। संदर्भ है, जब महाराणा की कसम पूरी करने के लिए नकली दुर्ग बनाया गया तब अभय सिंह ये योजना बता रहे थे कि कैसे एक दिखावटी युद्ध के जरिए इस कसम को पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्ग के भीतर अपने कुछ सैनिक रखने के पीछे वक्ता का क्या आशय था और क्यों? इसका उत्तर है, वक्ता अभय सिंह का आशय युद्ध को वास्तविक दिखाने का था। उन्होंने सोचा कि अगर खाली किले पर हमला होगा तो वह मजाक लगेगा, इसलिए उन्होंने कुछ सैनिकों को अंदर रखने की योजना बनाई ताकि वे दिखावे के लिए प्रतिरोध करें और महाराणा की प्रतिज्ञा का मान रह जाए। अगला प्रश्न है, क्या आप महाराणा द्वारा नकली दुर्ग को ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को उपयुक्त मानते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, ये उपयुक्त नहीं था क्योंकि प्रतिज्ञा वीरता की कसौटी होती है, दिखावे की नहीं। लेकिन महाराणा के प्राण बचाने और मेवाड़ की अखंडता को ध्यान में रखते हुए यह एक व्यवहारिक समाधान था ताकि बिना रक्तपात के समस्या सुलझ सके। अगला प्रश्न है, छूछे वार का आशय स्पष्ट कीजिए। नकली दुर्ग की रक्षा करने पर हाड़ा सैनिकों के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत मिलता है? इसका उत्तर है, छूछे वार का अर्थ है खाली या बिना गोली वाले वार करना जिनसे किसी को चोट ना पहुंचे। नकली दुर्ग की रक्षा करने से हाड़ा सैनिकों की अटूट देशभक्ति और स्वाभिमान का पता चलता है। उनके लिए उनकी मातृभूमि का मिट्टी का किला भी प्राणों से प्यारा था, जिसे वे अपमानित होते नहीं देख सकते थे। अगला स्टेटमेंट है, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि ये खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य किसने, किससे, कब और क्यों कहे हैं? इसका उत्तर है, ये वाक्य वीर सिंह ने अपने साथी हाड़ा सैनिकों से कहे। जब मेवाड़ की सेना नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए आगे बढ़ी तब वीर सिंह ने अपने साथियों के भीतर मातृभूमि के प्रति सम्मान जगाने और उसे बचाने के लिए ये शब्द कहे। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल केवल खेल नहीं रहा और कैसे? इसका उत्तर है, महाराणा लाखा और अभय सिंह ने नकली दुर्ग को नष्ट करने का जो दिखावटी युद्ध रचा था वह खेल नहीं रहा, वह एक असली युद्ध में बदल गया क्योंकि वीर सिंह और उसके साथियों ने उस मिट्टी के किले की रक्षा के लिए अपनी तलवारें उठा ली और प्राणों की बाजी लगा दी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन के आधार पर वीर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, वीर सिंह एक सच्चा देशभक्त, स्वाभिमानी और निडर योद्धा है। उसके लिए उसकी मातृभूमि का मान सबसे ऊपर है। वह कर्तव्य परायण है और अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए अकेले ही पूरी सेना से टकरा जाने का साहस रखता है। अगला प्रश्न है, इस घटना का क्या परिणाम निकला? इसका उत्तर है, इस घटना के परिणाम स्वरूप वीर सिंह और उसके साथियों का बलिदान हुआ। उनके इस महान त्याग ने महाराणा लाखा का अहंकार चूर चूर कर दिया। अंत में महाराणा को अपनी गलती का एहसास हुआ
और राजपूतों के बीच एकता और भाईचारे का नया रास्ता साफ हो गया। अगला स्टेटमेंट है, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ वक्ता वीर सिंह का एक साथी है और श्रोता स्वयं वीर सिंह है। इसका संदर्भ है, जब वीर सिंह ने नकली बूंदी के किले को बचाने के लिए युद्ध की बात कही, तब उसके साथी ने अपनी दुविधा बताते हुए ये बात कही। अगला प्रश्न है, वक्ता महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाने को उचित क्यों नहीं मानता? क्या आप उसकी बात से सहमत हैं? इसका उत्तर है, वक्ता का मानना है कि वे महाराणा की सेना में सैनिक हैं और उनका नमक खाते हैं, इसलिए स्वामी के विरुद्ध लड़ना विश्वासघात होगा। हम उसकी बात से आंशिक रूप से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी के प्रति वफादारी जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभूमि के अपमान को सहना भी गलत है। अगला प्रश्न है, वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, श्रोता वीर सिंह ने बहुत ही गर्व से उत्तर दिया कि जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के पैरों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। अगला प्रश्न है, आप वक्ता और श्रोता में से किसकी बात को उचित मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, हम वीर सिंह की बात को ज्यादा उचित मानते हैं। इसका कारण ये है कि इंसान जिस मिट्टी में पैदा होता है, उसका कर्ज सबसे ऊपर होता है। नमक का हक अदा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभूमि के गौरव की बलि देकर नहीं। अगला स्टेटमेंट है, महाराणा अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, अब तो आपने अपने सिर से कलंक का टीका धो लिया। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है? उसके कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इस वाक्य की वक्ता चारणी है। उसके कथन में एक गहरा व्यंग है। वह महाराणा को यह एहसास दिलाना चाहती है कि जिस मिट्टी के किले को जीतकर वे खुश होना चाहते थे, उसे जीतने के चक्कर में उन्होंने अपने ही वीर सैनिकों के खून की नदियां बहा दी। अगला प्रश्न है, महाराणा ने अपने सिर से कलंक के किस टीके को धोया और किस प्रकार? इसका उत्तर है, महाराणा नीमरा के युद्ध में बूंदी के हाथों मिली हार को कलंक मानते थे। उन्होंने चित्तौड़ में बने बूंदी के नकली किले को अपनी सेना के साथ नष्ट करके और उसे जीतकर इस कलंक के टीके को धोने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, महाराणा की आत्मा को शांति मिलने के बजाय किस बात पर पश्चाताप हुआ? इसका उत्तर है, महाराणा को शांति मिलने के बजाय इस बात पर पश्चाताप हुआ कि उनकी प्रतिज्ञा के कारण वीर सिंह जैसे सच्चे देशभक्त को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें अपनी जीत खोखली लगने लगी, क्योंकि इसके लिए अपनों का ही खून बहा था। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता ने महाराणा के हृदय के द्वार खोल दिए तथा क्यों? इसका उत्तर है, वीर सिंह की अद्भुत वीरता ने महाराणा के हृदय के द्वार खोल दिए। महाराणा को समझ आ गया कि वीरता किसी राज्य की सीमा में नहीं बंधी होती और असली एकता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम से मिलती है। अगला स्टेटमेंट है, वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं ऐसे वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वीर सिंह ने किस वीरता का परिचय दिया? इसका उत्तर है, वीर सिंह ने मातृभूमि के प्रति प्रेम का परिचय दिया। उन्होंने बूंदी के एक नकली मिट्टी के किले को भी अपना गौरव माना और उसकी रक्षा के लिए मेवाड़ की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। अंत में उन्होंने अपनी जन्मभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अगला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? श्रोता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, यह वक्ता महाराणा लाखा है और श्रोता राव हेमू है। श्रोता राव हेमू की विशेषताएं। राव हेमू एक निडर, स्वाभिमानी और सच्चे देशभक्त राजा हैं। वे किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रेम और आदर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके हृदय में राजपूतों की एकता के लिए सम्मान है। अगला प्रश्न है, हृदय के द्वार खोलना और आंखों पर से पर्दा हटाने का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? इसका उत्तर है, हृदय के द्वार खोलना और आंखों पर से पर्दा हटाना दोनों मुहावरे हैं। इन मुहावरों का प्रयोग सच्चाई का एहसास होने के लिए किया गया है। महाराणा लाखा अब तक अहंकार में डूबे थे और बूंदी को छोटा समझते थे। वीर सिंह के बलिदान ने उनके मन का अंधेरा दूर कर दिया और उन्हें समझ आया कि सच्ची वीरता तलवार से नहीं जीती जा सकती। अगला प्रश्न है, महाराणा ने अपनी किस अभिलाषा को पागलपन कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, महाराणा ने बूंदी को अपनी अधीनता में लाने की अभिलाषा को पागलपन कहा है। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ
कि जो लोग मिट्टी के नकली किले के लिए जान दे सकते हैं, उन्हें ताकत के बल पर गुलाम बनाना असंभव है। तो बच्चों, इसी के साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।